Hello everybody, a very good afternoon to all of you. Welcome to Sarji Online, the platform where you get the success in a sure manner. क्योंकि इस बार दिल से ठान लिया है, इस बार तो पक्का पार। आई होप अच्छे होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। सो जेंटलमैन, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कैसे हैं। चलिए, तो बच्चों ने बना ही लिया है आखिर व्हाट्सएप ग्रुप डाउट्स के लिए। ऐसा कहना है कुछ बच्चों का डाउट्स के लिए। अभी देखते हैं कि उस पे डाउट होगा कि कुछ और होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे कैसे हैं। मैं एकदम मस्त, शानदार, बिंदास, हमेशा की तरह जैसा होता हूँ। स्माइल अपने फेस पर हमेशा रहती है। सो बाय द वे जेंटलमैन एंड जेंटलेडीज, टेल मी हाउ आर यू ऑल। मैं एकदम मस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जेंटलमैन, गाइस, सभी लोग। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यार आप लोग हद कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया, आप एक जना 2-3 मोबाइल से देखो, आई हैवंट सच प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे यहाँ पर मैनेजमेंट को दिखाना है कि बच्चे आते हैं। दिस इज रियलिटी। आप एक बच्चा अगर 2-3 मोबाइल से देख लेगा तो भैया बढ़ जाएगा। मेरे को कुछ नहीं लेना देना, सच बात है। गर्मियां आ गई सर। हाँ जी, हाँ, बहुत ज्यादा आ गई है। दिल्ली में एक तो पॉल्यूशन है, दूसरे हमारे स्टूडियो में कुछ ज्यादा ही गर्मी रहती है। सर मैं आपकी सभी वीडियोस देखता हूं। चलिए, अच्छी बात है, आप देखिए। यूपी ट्रिपल एससी की क्लास रिस्पांस के कारण बंद करी गई थी। अगर आप लोग कहते हो कि हाँ रिस्पांस दोगे, 300 350 तो एटलीस्ट आना चाहिए था। मैंने 500 सोचा था, बट उतना नहीं, तो मैनेजमेंट का कहना था इतना तो, बट उसमें तो बहुत ही कमी आ गई थी। तो आप लोग अगर कोशिश करो कि यार अपना और अपनी वाली का दोनों मोबाइल से देखो, तो वीडियोस के व्यूज बढ़ सकते हैं। मतलब अपने को ना लाइव चाहिए, तो समझने की कोशिश करो यार आप लोग। मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। पढ़ना अपने वही है, जिन बच्चों को पढ़ना है वही बैठते भी हैं, सच्चाई है। तो कोशिश करो थोड़ी सी। आप लोग अगर करते हो तो मैं ये बात रख दूंगा, उनको क्लास चलाने में क्या प्रॉब्लम है, चला लेंगे। दोबारा से होली आ गई है, होली के बाद क्लास चलेगी, ठीक है। चलिए, अबे कौन सी ये हाफ शर्ट, ये इतनी बड़े साइज की हाफ शर्ट है, मेरे फ्रेंड की शर्ट है बाय द वे। मैं घर नहीं गया हूँ कल से, तो सर क्वेश्चन आंसर वाला वीडियोस करेंगे उसको भी। बट आप लोग अगर कहते हो कि हाँ आप लोग रिस्पॉन्स बढ़ा दोगे, तो मैं बात रखूंगा, वो कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राम प्रताप यादव जी, आई लाइक यू, ठीक है। सर इरिगेशन में रिवर ट्रेनिंग वर्क पढ़ा दीजिए, कहीं पढ़ाया नहीं जाता, बट क्वेश्चन हर जगह आने लगा है अब। देखो आर्यन राज जी, मैं अभी इरिगेशन जब स्टार्ट करूंगा, जब उसकी बात करेंगे, शायद से आज नहीं, एक क्लास और लूंगा स्टील की, और स्टील कवर अप कर दूंगा। आज मैं करने क्या वाला हूं, बहुत बातें हो गई है, जल्दी से आज मैं करने क्या वाला हूं। आज हम करने वाले हैं फ्लेक्सर मेंबर्स और प्लेट गार्डर्स, और समय बचा, एनर्जी रही तो गेंट्री गार्डर्स, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। देखो यार, एनर्जी मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ना अभी आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड के घर कोई होता है तो फिर मतलब सोना वोना नहीं होता है वहां पर, तो इसीलिए, ठीक है। थोड़ा सा थकान लग रहा है, जिसके कारण से अगर इन दोनों को पढ़ाने के बाद एनर्जी बची तो गेंट्री गार्डर्स, आगे रूफ ट्रसेस, चैप्टर खत्म। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे देवियों सज्जनों, व्हाट इज फ्लेक्सर मेंबर। अरे जरा ना एक बात को आप याद रखेंगे, फ्लेक्सर मेंबर होता क्या है। सिंपल सी भाषा में एक बात बोलना चाहूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप लोग। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, और बेंड कौन सा मेंबर होता है मेरे स्ट्रक्चर के अंदर, आपको भी पता है। बेंड सिर्फ और सिर्फ बीम की मानी जाती है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर सपोज मेरा ये बीम है, इस बीम पर कोई ना कोई लोडिंग डाली जाती है, और वो लोडिंग कैसी होती है, वो लोडिंग होती है ट्रांसवर्स। वो लोडिंग होती है ट्रांसवर्स लोडिंग, यानी इस एक्सिस पे वीडियो नहीं चल रहा, बफरिंग आ रहा है। देखो मेरे पास तो ऐसा नहीं हो रहा यार, मेरी वीडियो तो सही चल रही है। ये एकदम से नेट में होता क्या है मुझे नहीं समझ में आता। बियरिंग स्टिफनर्स
बकलिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। एकदम सही बोला जा रहा है भगवान स्वरूप जी ये बात। चलिए अभी ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से तो ठीक चल रहा है, मैं भी देख रहा हूं अपने कंप्यूटर पर। आप एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए पेज तो हो जाएगा, ठीक है। ब्राइटनेस कम करिए, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दीजिए सर, और देखिएगा बफरिंग हो रहे, थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। अभी करते हैं, इतने आप लोग एडजस्ट करिए थोड़ा सा। कि मैंने बोला लोडिंग कौन सी, ट्रांसवर्स का मतलब भैया ये आपका बीम है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस डायरेक्शन में है और आपने यहां पर लोड डाला, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने लोड डाला, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स लोडिंग। और उस लोडिंग के कारण क्या हुआ, बेंड हुआ, बीम मेरा मुड़ा, और उस मुड़ने को क्या कहता हूं, फ्लेक्सर। अच्छा क्या हुआ फिर, अरे यार जो बीम मेरा मुड़ रहा है उस मेंबर को कहूंगा ना फ्लेक्सर मेंबर, तो यानी बीम के बारे में पढ़ने वाले हो आप लोग, ये चीज समझ आई। अब बाकी बेसिक सी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जनरली क्या होता है, बेंडिंग के कारण बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, मैंने जब बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ाया था तो बताया था। अच्छा, बेंडिंग के कारण बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है और उसको निकाला कैसे जाता है, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। जिसको इस इक्वेशन के बारे में एक एक चीज नहीं पता वो मेरा क्या देखेगा, सोम का बेंडिंग स्ट्रेस वाला लेक्चर देखना, क्लियर हो जाएंगी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखो, अभी बात आती है, ये छोटी छोटी सी चीजें बता चुका हूं। दो टाइप के बीम आते हैं जनरली स्टील के अंदर, दो टाइप के बीम आते हैं। कौन से बीम आते हैं, द बीम कमिंग इन द स्टील इज लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड। अरे ये क्या बोल गया मैं, जरा ध्यान से समझ के चलना आप लोग। सपोज मैंने कहा कि आप अपने आई सेक्शन को एक बीम के तौर पर यूज कर रहे हो, कैसे होगा प्रैक्टिकली समझो, इमेज बनाकर। ये आपका एक बीम यूज हो रहा है आई सेक्शन की तरह, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, दो तरह के बीम होंगे, इस बीम के ऊपर आप क्या करते हो, स्लैब डाल देते हो एज इट इज। लेकिन दूसरे बीम के ऊपर आप क्या करते हो, स्लैब नहीं डालते, पहले एक प्लेट डाली जाती है, इस प्लेट को इस बीम के साथ जोड़ा जाता है, फिर स्लैब डाली जाती है। दोनों में फर्क समझने की कोशिश करोगे आप लोग। पहले वाले केस में लोड के कारण मेरा बीम इधर उधर हो सकता है, क्यों, क्योंकि भैया आपने बांधा नहीं हुआ ना किसी भी तरीके से, तो लोड पड़ा। दिमाग में पिक्चर बनाओ, फील लो इस चीज की, बीम आया, लोड पड़ा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ये वाला जो पहले वाला बीम है ये इधर और इधर जा सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है। जरा ध्यान देंगे। सर आई एम सिंगल, शाबाश खान, अरे कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि आपको सिंगल से मिंगल बनाए जल्दी से। ठीक है यार, बफरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, 1 मिनट का वेट करो, 1 मिनट का वेट करेंगे प्यारे दोस्तों, बफरिंग हो रहा है बहुत ज्यादा। नेट नहीं चल रहा, बिल्कुल रुक रहा है बार बार ही। है ना, अभी 1 मिनट का सब्र करेंगे, सब्र करेंगे, हो जाएगा हो जाएगा, अभी नेट आ जाएगा। वो थोड़ा होली है ना, तो अभी होली के चक्कर में आप लोग समझ सकते हैं, हर किसी में मस्ती आती है, तो नेट वाले में भी आ रही होगी, काम नहीं कर रहा। हाँ कोई नहीं, आ जाएगा, ठीक है। देखिए रेशमा शेख जी बड़ा हंस रही हैं, ऐसा क्या कर दिया हमने जो इतनी हंसी आ रही है। चले, बफरिंग हो रहा है, थोड़ा सा सब्र करो, मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहा हूँ क्लास को, बफरिंग के चक्कर में क्या करूँ समझ नहीं आ रहा।
आज क्या हो रहा है? होली होली होली। अच्छा, एक इतने फालतू की बात तो नहीं कहेंगे इसको, हम इतने कुछ बता देते हैं यार, वो होली आ रही है। बहुत लोग खेलते हैं होली, बहुत लोग नहीं खेलते, और जो नहीं खेलते उनमें से मैं भी एक हूँ, ठीक है। तो जो भी होली खेलता है, जो भी नहीं खेलता, अच्छे से खेलनी है, बहुत खुशी मनानी है होली की, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से होली खेलनी है। और हाँ, सिविल वाले हो, साथ के साथ पढ़े लिखे भी हो, तो जरा कंट्रोल में, ठीक है। बाकी समझ जाओगे जो कहना चाहता हूँ। नेट चल चुका है, बफरिंग का इशू खत्म हो गया है। अगर बफरिंग का इशू खत्म हो गया तो जल्दी से क्लियर बताओ। बफरिंग का होली से नेट का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन होली से नेट वाले का कनेक्शन है, ठीक है। होली पे जनरली होश नहीं होता कि क्या हो रहा है। बाय द वे समझेंगे कि आपने लोड डाला और उस लोड को डालने के कारण ये बीम में लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कैसे? ये लोड आ रहा था सारा, ये लोड इधर जाएगा और नीचे आएगा। अभी भैया क्या होता है, जो इधर इधर लोड जा रहा है ना, ये वाला जो बीम है ये इधर उधर हल्का हल्का सा हिल सकता है। इसको कैसी डायरेक्शन में हिल रहा है जरा समझ के देखूंगा। ये इसका लेंथ है, ये इसका पूरा लेंथ है, ये लेंथ है। अभी लेंथ के इधर इधर आगे पीछे हो रहा है, ये ऐसे ऐसे। अगर ये मेरी सीधी लेंथ है तो ये बीम ऐसे ऐसे हिल रहा है। लॉन्गिट्यूडन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है लेटरल डायरेक्शन। तो भैया क्या होगा, ये बीम लेटरल डायरेक्शन में हिल रहा है, यानी अनसपोर्टेड बीम है। तो मेरी भाषा को और शब्दों को समझो। द बीम विच कैन बी वाइब्रेट और डिस्प्लेस इन द लेटरल डायरेक्शन इज नोन एज लेटरली अनसपोर्टेड बीम। दूसरी चीज बोलना चाहूंगा। सपोज मैंने कहा कि अभी आपने बीम को किसी प्लेट की हेल्प से स्लैब के साथ बांध दिया है, बोल्ट की हेल्प से। ये क्या हुआ? बोल्ट हुआ। ये क्या है? एक प्लेट है, और ये क्या है? स्लैब है। आपने ना क्या करा, तीनों चीजों को बांध दिया, तीनों चीजों को बांध दिया एकदम बढ़िया से। जब आप किसी बीम को अपने मेन मेंबर के साथ बांध देते हो, हिलने का मौका नहीं दे रहे आप किसी भी हालत में, तो क्या कहूंगा भैया, लेटरल मूवमेंट अलाउड है ही नहीं। आ रहे ना, लेटरल मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो लेटरली कैसा हुआ? सपोर्टेड हुआ, हिलने नहीं दे रहा। तो मैं कहूंगा कि दिस टाइप ऑफ द बीम इज नोन एज लेटरली सपोर्टेड बीम। आई होप गॉट इट दिस कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो दो तरह के बीम आते हैं। अगर देसी भाषा में बोलूं, द बीम विच कैन मूव इन द लेटरल डायरेक्शन इज नोन एज द लेटरली अनसपोर्टेड, एंड द बीम विच इज नॉट मूव इन द लेटरल डायरेक्शन इज नोन एज लेटरली सपोर्टेड बीम। याद रखना है, ठीक है। अभी और चीजें मैं बोलना चाहता हूं इससे रिलेटेड आप लोगों को। देखो क्या होगा, यही बोल देता हूं। चलो, लेटरली सपोर्टेड बीम में, लेटरली सपोर्टेड बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेशन आता है, देखिए क्या होता है, एक बीम के ऊपर लोड तो पड़ रहा है, एक बीम के ऊपर स्लैब का लोड तो पड़ रहा है अच्छे तरीके से, तो भैया कंप्रेशन आने के चांस है ना। तो कंप्रेशन आता है, मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेशन जो आता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? याद रखेंगे 0.66 इंटू FY, यील्ड स्ट्रेस इंटू 0.66 बताया था। लेकिन अनसपोर्टेड में जो मैक्सिमम बेंडिंग कंप्रेशन आएगा वो इम्परफेक्शन फैक्टर को लेकर आएगा, और उसकी वैल्यू होती है 0.66 FY या फिर 0.66 FCFY अपॉन में FC की पावर n, FY की पावर n की पावर 1/n। आई होप ये फॉर्मूला याद होगा, मैंने पहले भी बता रखा है। और इसको जो मिनिमम आता है दोनों में से, वो मेरा मैक्सिमम कंप्रेशन अडॉप्ट किया जाता है इन केस ऑफ लेटरली अनसपोर्टेड बीम। बात आती है FC क्या है? FC इज नोन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेस, FY इज नोन एज द यील्ड स्ट्रेस, N क्या कहलाता है? इम्परफेक्शन फैक्टर
जिसका वैल्यू 1.4 होता है। मैंने ये चीजें पहले बता रखी हैं एंड आई होप याद होगी आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है कंसेप्ट जो बताना चाहता हूं आप लोगों को। चलिए मेन चीज पर चलते हैं। यहां पर फिर से बफरिंग हो रहा है, बच्चे कह रहे हैं भैया मेरी तो ठीक चल रही है। अब ये आप लोग बताओ यार जल्दी से कि बफरिंग हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इस क्लास का तो बिल्कुल बैंड बज चुका है बफरिंग के केस में। जल्दी बताओ बफरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, थम्स अप या थम्स डाउन, कुछ बताओ जल्दी से। थम्स अप या थम्स डाउन करके बताएंगे। सही चल रहा है यार, बच्चों ने कुछ लिख रहे हैं बहुत बफरिंग हो रहा है, कुछ लिख रहे हैं नहीं हो रहा। अब ठीक हो गया है, बच्चे ऐसा कह रहे हैं। चलिए करते हैं आगे की तरफ देखेंगे। देखो क्या होता है, डिजाइन क्राइटेरिया पे आना चाहूंगा मैं। डिजाइन क्राइटेरिया को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम ना डिजाइन ऑफ द बीम करते हुए दो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। डिजाइनिंग में हम लोग जब स्टील के बीम को हम डिजाइन करते हैं दो क्राइटेरिया फॉलो होता है। एक हम कहते हैं प्राइमरी क्राइटेरिया, एक करा जाता है सेकेंडरी क्राइटेरिया। देखो दोनों में फर्क क्या है। आप अपने बीम को डिजाइन करना चाहते हो तो किस किस चीज के लिए अपने बीम को आप डिजाइन करोगे, जरा ध्यान देंगे। अपने बीम को सिर्फ किस किस चीज के लिए, मैं कहूंगा सबसे पहली बात डिफ्लेक्शन के लिए डिजाइन किया जाएगा। मेरा बीम चेक करा जाएगा क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरी चीज मैंने कहा बेंडिंग को चेक किया जाएगा। तीसरी चीज मैंने कहा शियर को भी चेक किया जाएगा। समझ आ रहा है। जब ये तीन चीजें मेजर चीजें हैं, ये मेजर चीजें हैं, तो ये तीन चीजें जब चेक करी जाती हैं उस पूरे क्राइटेरिया को कहा जाता है प्राइमरी क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद की बात आती है वेब बकलिंग। अभी आपको पता है यार, आप जनरली अपने आई सेक्शन को यूज करते हो। मैं ये चीजें आपको बताने वाला हूं, अभी रुक जाओ। होता क्या है कि आई सेक्शन जब यूज होता है तो भैया वहां पर आप लोगों को यह बात ध्यान देनी है कि ना इसमें फ्लेंज भी होता है और इसमें वेब भी होता है। तो होगा क्या कि फ्लेंज का बकलिंग चेक किया जाएगा, कहीं ये बकल तो नहीं हो रहा। फ्लेंज का और वेब का दोनों का बकलिंग चेक किया जाता है। तीसरा कहता है तीसरा कहलाता है वेब क्रिपलिंग। ये क्या होता है जरा समझ के चलेंगे। देखो आपको पता है कि आपके पास ना एक आई सेक्शन है। सपोज मैंने कहा आपके पास एक आई सेक्शन है और इस आई सेक्शन पर आपने लोडिंग डाली। अभी लोडिंग डालने के कारण क्या होता है कि वेब और फ्लेंज का जो ज्वाइंट वाला सेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट वाला सेक्शन जब इस पर मेरी फ्लेंजिंग शुरू हो जाती है, जरा ध्यान देंगे, मैं यहां पर कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट वाला सेक्शन, जब यहां पर मेरी बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं, जब यहां पर बहुत जोर पड़ने लगता है लोड के कारण, लोड कैसा, बहुत ज्यादा लोड, लिखेंगे ड्यू टू हैवी कंसंट्रेटेड लोड के कारण जब फ्लेंज और वेब के ज्वाइंट वाले जंक्शन पर बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोला जाता है वेब क्रिपलिंग। समझ आ रहा है? आई होप क्लियर हो रहा होगा चीजें आपको। चलिए मैं थोड़ी थ्योरी की तरफ आना चाहूंगा कि जो आप बीम यूज करते हैं, जो आप फ्लेक्सर मेंबर यूज करते हैं, उसमें आप लोग कौन कौन से सेक्शंस यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, सेक्शंस यूज्ड इन फ्लेक्सर मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत छोटी सी बात है ये देखो, एंगल यूज हो सकता है, चैनल्स को भी यूज किया जा सकता है, टी सेक्शंस को भी यूज किया जा सकता है, आई सेक्शन को भी यूज किया जा सकता है। याद रखेंगे
चारों सेक्शन आप बीम के तौर पर यूज कर सकते हो। फर्क क्या है? सबसे मेजर बात आती है आई सेक्शन सबसे बढ़िया सेक्शन कहलाता है। लिखेंगे इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, सबसे बढ़िया सेक्शन कहलाता है। इट इज द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, सो मोर इकोनॉमिकल। जब सबसे बढ़िया है तो इकोनॉमिकल भी रहेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को जो मैं कहना चाहता हूं? यार आप लोग कह रहे हो बफरिंग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सीन है ये। अभी बताओ बफरिंग हो रहा है क्या? शिट यार ये क्या हो रहा है आज वीडियो में? सर बफरिंग हो रहा है बार बार ही। अभी रुक जाओ, कुछ चेक कर रहे हैं, वीडियो रद्द कर देना अगर अभी बफरिंग हुआ तो। सारे कह रहे हैं देखो यार मेरी तरफ से तो सही चल रहा है। आप लोग एक बार ही जहां पर आप बैठे हो वहां का नेटवर्क चेक करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरी तरफ से चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में बफरिंग हो रहा है आज, चलिए होता रहेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट करो। मैं कंटिन्यू करवा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। ओ मतलब रिकॉर्ड जब होगा आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो। नेट स्लो चल रहा है तो जिसके कारण आप लोगों का भी नेट स्लो है, हमारा भी स्लो है, तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन करके देखो, समझ आने लग जाएंगी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू करो इसको। आई सेक्शन सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है और सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है। उसके बावजूद रीजन आता है क्यों? क्योंकि इसका सेक्शन मॉडुलस हाई होता है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है भैया? Z इज इक्वल टू आई बाय वाई। मैंने डिटेल में चीजें पढ़ा रखी हैं ये आप लोगों को। तो सेक्शन मॉडुलस हाई होता है जिसके कारण इकोनॉमिकल और एफिशिएंट होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर आप लोग लिखेंगे कि जो आप लोगों का ये एंगल्स होता है, जो आप लोगों का ये एंगल और टी सेक्शन होता है, चैनल्स होता है, ये जनरली लाइट लोड्स के लिए काम आएगा। ये पेपर में पूछा जा चुका है आज से पहले, इसलिए लिखवा रहा हूं। एंगल और चैनल सेक्शन लाइट लोड के लिए काम आता है जनरली एंगल और टी सेक्शन, ये बात आप लिखेंगे नोट करके। मैं ये रब कर रहा हूं। एंगल और टी सेक्शन ये वीक होते हैं बेंडिंग में, ये बेंडिंग में बहुत कमजोर होते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये चीज याद रखना है कि देखो भैया होता क्या है, ये बीम्स बहुत सारी तरीके से यूज किया जाता है। कैसे? लिखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। क्या क्या है? देखो सबसे पहली बात आती है कि यहां पर बीम को कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। मैं जानता हूं भैया, जॉइस्ट, पहली बात आप लिखेंगे जॉइस्ट, दूसरी लिखेंगे गर्डर्स, तीसरी लिखेंगे गर्ट, चौथी लिखेंगे स्पेंड्रल। मैं सारी चीजें समझाऊंगा, अभी लिख लो, आप लोग पता होनी चाहिए जनरली आप लोगों को। पांचवी लिखेंगे राफ्टर्स, छठी लिखेंगे लिंटल्स। बस ये 6 बहुत है, इनको याद रखेंगे। देखो होता क्या है, सपोज मैंने कहा ये मेरी एक स्लैब है, ठीक है। आपने क्या करा, इस स्लैब के किनारे किनारे पर दो मेन बीम दे दिए, और ये स्लैब ऐसे सपोर्ट कर रखी है। आप देखेंगे जनरली कि यहां पर ऐसे
दो मेन बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जनरली ऐसे छोटे छोटे से बीम दिए जाते हैं। आप देखेंगे ये बात कि मेन बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में छोटे छोटे से बीम दिए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्लैब के लोड को झेलते हैं। तो यहां पर जॉइस्ट क्या होता है, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लोग बीम दे रहे हो, ओनली बियर स्लैब लोड, उनको बोला जाता है जॉइस्ट। और जो मेन आपने बीम दे रखे हैं वो मेन बीम जिसके ऊपर जॉइस्ट टिका हुआ है। भैया स्लैब पे पहले जॉइस्ट आता है फिर बीम दिया जाता है, तो वो मेन बीम जिस पर जॉइस्ट टिका हुआ है उसको कहा जाता है गर्डर्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है गर्ट क्या होता है। देखो क्या होता है कि सपोज ये आपका कॉलम है और इन कॉलम्स के होते हुए ये बीच बीच में दीवार जा रही है। ये मेरा कॉलम है पूरा और ये कॉलम के बीच में ये सारी दीवार है। आप क्या करते हैं, जनरली इस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक एक बीम फैलाते हैं जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली दोबारा से दीवार बनती है। समझ आ रहा है? तो ये कॉलम से होता हुआ कोई बीम जा रहा है जो कॉलम और वॉल दोनों को सपोर्ट कर रहा है। शब्दों को, भाषा को समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा। जो कॉलम से होता हुआ दीवार और मेरी कॉलम को सपोर्ट कर रहा है उस बीम को नाम दिया जाता है गर्ट। और एक बात कह दूं, एसएससी जेई 2017 में क्वेश्चन आया था, इसीलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलो अगले पर आते हैं। स्पेंड्रल क्या होता है? स्पेंड्रल को समझने की कोशिश करोगे आप लोग, देखिए क्या होगा। यहां पर आपके पास एक सीढ़ी है, आपके पास सीढ़ियां होती है, स्टेयर्स। इन स्टेयर्स को जनरली आप देखेंगे ऐसे करके एक स्लैब या एक बीम के ऊपर टिकाया जाता है। पहले एक बीम टाइप का, एक स्लैब टाइप का बनाया जाता है, उसके ऊपर सीढ़ियां बनती है। वो चीज क्या कहलाती है? वो कहलाता है स्पेंड्रल। भैया क्या होता है जनरली, देखो मैं बता देता हूं। ये और ये मेरी ऐसे ऐसे दो बीम होते हैं और इन बीम के बीच में जनरली सीढ़ियां दी जाती है। ये यार ये बनाया नहीं जा रहा, समझने की कोशिश करोगे आप लोग। सीढ़ियां दी जाती हैं तो ये बीम कहलाते हैं स्पेंड्रल। ठीक है, राफ्टर्स क्या होते हैं? राफ्टर को जरा ध्यान देखेंगे प्यारे दोस्तों। राफ्टर्स, देखो क्या होता है कि आपके पास एक ट्रस है। सपोज मैंने कहा ये मेरा एक ट्रस है और यहां पर आपने परलिंस फरलिंस दे रखे और यहां पर जॉइस्ट दे रखे हैं। ये कहलाएगा जॉइस्ट, ये कहलाएगा परलिंस, ये कहलाएगा मेन गर्डर, और एक हिस्सा जो बीच से होता निकल रहा है ये कहलाता है रिज। मैंने ये पहले बता रखा है। अच्छा बचा क्या इसके अंदर? ये वाला हिस्सा यार, जो ये मेन आगे की तरफ आपको बीम दिख रहा है, जो ये मेन आगे की तरफ दिख रहा है, ये कहलाता है राफ्टर। याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है लिंटल्स। जरा ध्यान दोगे, लिंटल्स आपको पता भी है। सपोज मेरी एक दीवार है और इस दीवार में मैंने उसको झांकने के लिए एक छोटी सी खिड़की दे दी। समझ रहे हो आप लोग? तो भैया खिड़की के ऊपर ना जनरली ऐसे एक बीम टाइप का दिया जाता है, छोटा सा। तो इस बीम को कहा जाता है लिंटल। और लिंटल आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिंटल क्या होता है ये पता है आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग अलग अलग सेक्शंस को अपना यूज कर सकते हैं। बीम के सेक्शंस को अलग अलग जगह कौन कौन से? स्पेंड्रल हो सकता है, लिंटल हो सकता है, गर्ट हो सकता है, गर्डर हो सकता है, जॉइस्ट हो सकता है, बताया, राफ्टर हो सकता है, रिज हो सकता है, परलिंस हो सकता है। ये सारी चीजें आप बीम के तौर पर यूज कर सकते हैं। ये तो थी इसकी कुछ थ्योरी। चलिए मेजर चीज पर आता हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, डिजाइनिंग क्राइटेरिया की तरफ आ रहा हूं मैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर
जब आपका लोड ज्यादा होगा, नोट करके ये बात आप लिख लो, हैवी लोड के केस में, हैवी लोड के केस में आप क्या यूज करोगे, आई सेक्शंस। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो डिजाइन क्राइटेरिया में मैंने आप लोगों को बताया 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है प्राइमरी का क्राइटेरिया, एक होता है सेकेंडरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया में हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे, बेंडिंग, शियर और डिफ्लेक्शन, ये 3 चीजें हम देखते हैं प्राइमरी क्राइटेरिया में। इसमें जो बेंडिंग और शियर आता है ये कहलाता है मेरा स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये असल में ताकत चेक करता है, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन आता है इसको बोला जाता है स्टिफनेस क्राइटेरिया। ये बातें आपको याद रखनी है। वही बात आती है सेकेंडरी क्राइटेरिया की। तो यहां पर क्या क्या होता था, फ्लेंज बकलिंग, बकलिंग का मतलब समझते हो ना, मुड़ना, हाँ। तो फ्लेंज बकलिंग चेक होता था, वेब का बकलिंग चेक होता था और वेब का क्रिपलिंग चेक होता था। मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई हैं। तो हमें असल में ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए चलना होता है। अच्छा, बात आती है यहां से कि बेंडिंग चेक करा कैसे, बेंडिंग स्ट्रेस वाली इक्वेशन से। शियर कैसे चेक करूंगा, जरा देखो यार। सपोज मैंने कहा कि मेरे पास, मैं आपको एक एक चीज करके समझाता हूं और समझने की कोशिश करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मैंने यहां पर आप लोगों को कहा कि आपके पास एक आई सेक्शन है जिसको आप अपने बीम के तौर पर यूज कर रहे हो। अब इस आई सेक्शन का अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो तो याद रखेंगे आप लोग, अगर आई सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो तो कैसा बनता है भैया, वो बनता है लीनियर, याद रखना, ठीक है। ये टेंशन पार्ट, ये कंप्रेशन पार्ट। अगर आप इस सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हो तो कैसा बनेगा, ऐसा। ये कहलाता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बात आती है यहां से मैक्सिमम शियर आप लोग कैसे निकालेंगे अपने सेक्शन के अंदर। अरे ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता था, 0.4 FY। और अगर फॉर्मूले से निकालना चाहूं कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस आपको निकालना हुआ तो कैसा होगा, बड़ा ही सिंपल है। टोटल शियर फोर्स V लग रहा है। मेरे सेक्शन की डेप्थ, एक चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, भूल गया बताना, कि हम लोग कहते हैं टोटल, ऐसा मानकर चलते हैं, इट इज एज्यूम्ड दैट, लिख लो ये बात आप लोग पहले, इट इज एज्यूम्ड दैट वेब शियर स्ट्रेस झेलेगा पूरा का पूरा और फ्लेंज जो है वो बेंडिंग स्ट्रेस झेलेगा पूरा का पूरा। ये बात आपको याद रखनी है। इट इज एज्यूम्ड दैट, इट इज अ कोडल प्रोविजन कि आई सेक्शन के अंदर जो वेब होता है वो शियर स्ट्रेस झेलेगा और फ्लेंज मेरा बेंडिंग स्ट्रेस झेलेगा। तो भैया आप शियर निकालना चाहते हो तो एरिया किसका लोगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है शियर फोर्स अपॉन एरिया। एरिया किसका लोगे, सपोज मैं कहता हूं दिस इज द डेप्थ ऑफ द वेब, लगा दिया, और थिकनेस ऑफ द वेब कितनी है, TW। तो मैं कह सकता हूं कि कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस टोटल शियर फोर्स अपॉन DW इंटू TW, डेप्थ ऑफ द वेब इंटू थिकनेस ऑफ द वेब। सेफ कंडीशन के लिए, फॉर सेफ कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, देखो सेफ कंडीशन के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट बनेगी कि V बाई DW TW मैक्सिमम से छोटा या उसके बराबर ही जाए, कभी इसको एक्सीड ना करे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ आया, आई होप आप लोगों को ये चीजें। चलिए आगे मेन चीज आती है यहां पर सेकेंडरी क्राइटेरिया। अच्छा जी, राजा कुमार ने गेट क्वालिफाई कर दिया है, बहुत बढ़िया यार। आमिर हुसैन को हम कहना चाहेंगे वालेकुम अस्सलाम जेंटलमैन। सर बस क्वालिफाई, अरे क्वालिफाई तो हुआ ना,
सीढ़ी से नीचे तो नहीं उतरे ना, खड़े रहे ना सीढ़ी पे, बस बहुत है। अगली बार और भी ले आओगे, क्वालिफाई कर दिया आपने, बस बहुत है। ठीक है, चलो होली की छुट्टी रहेगी। हाँ जी यार, हमें भी होली पे जाना होता है अपने अपने घर, हमें भी होली पे जाना होता है अपने अपने घर, छुट्टी नहीं रहेगी समझो। राजन त्रिहाल का गेट नहीं निकला, राजन त्रिहाल का गेट नहीं निकला, बहुत दुख की बात है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आप निकाल लोगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, नहीं हुआ तो अगली बार, टेंशन ना ले हो आप लोग, ऐसे दिल छोटा नहीं करना, सिविल वाले हो दिल बहुत बड़ा है, हाँ। तो अभी मेजर बात पर आता हूं, सेकेंडरी मेजर चीज पर आता हूं, सेकेंडरी क्राइटेरिया। देखो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंडरी क्राइटेरिया में मैंने बताया 3 चीजें, फ्लेंज बकलिंग, वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग। पहले मैं फ्लेंज बकलिंग को कंसीडर करना चाहूंगा। 2 तरीके के मैंने आपको बीम्स बताए हैं, एक लेटरली सपोर्टेड, एक अनसपोर्टेड। ये सपोज मेरा एक आई सेक्शन का बीम है, इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक प्लेट रखी, इस प्लेट पर मैंने क्या करा, स्टिफनर्स दे दिए। एक कैसा होगा, आई सेक्शन है और इसके ऊपर कुछ नहीं है यार, कोई ऐसा आपने बोल्ट वोल्ट प्रोवाइड नहीं करा, ये हिल सकता है। दिस इज लेटरली सपोर्टेड, दिस इज LS, दिस इज LUS, लेटरली अनसपोर्टेड। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, मैंने पहली बात तो आपको बतानी है कि भैया ये बेंड किस लिए होता है, फ्लेंज बकल किस लिए होता है। सिंपल है, मैं कहना चाहूंगा इट इज ड्यू टू द कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के कारण ये बकल होता है, समझ आ रहा है। तो यार कॉम्प्रेशन के कारण बेंड हो रहा है, तो मेरे को कैलकुलेट करना क्या पड़ेगा, मेरे को किस चीज से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो एक चीज तो समझ आ रही है कि इट इज टोटली एनालाइज्ड बाय बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिसको मैं क्या लिखूंगा यहां से, सिग्मा BC। सिग्मा BC से हम इसको एनालाइज करते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करना, देखो लेटरली सपोर्टेड और अनसपोर्टेड में फर्क क्या होता है। पहली बात तो एक स्टिफनर से लेके दूसरे स्टिफनर तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कहा B1, ठीक है। और जो लटकी हुई लेंथ है, जो लास्ट स्टिफनर से लेकर लटकी हुई लेंथ है, उसको मैंने कहा B, लेटरली सपोर्टेड के लिए, ठीक है। और अनसपोर्टेड के केस में टोटल लटकी हुई लेंथ कौन सी है, लटकी हुई लेंथ B की B, सेंटर से लेकर वेब के आउटर तक लटका हुआ ही तो है, कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहां पर आप लोग ये बात याद रखेंगे, कंडीशंस लिखवा रहा हूं कोडल प्रोविजन की, कि B' या B1 क्या है, सपोर्टेड लेंथ, B' क्या है, सपोर्टेड लेंथ, और B क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्राइटेरिया फॉर द बकलिंग, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फ्लेंज बकलिंग के लिए। मैंने आपको यह बात पहले भी बता रखी है कि B/TF हमेशा 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए। B/TF 16 से बड़ा कभी नहीं होगा, उसके बराबर जा सकता है, या फिर दिस इज लेटरली अनसपोर्टेड कंडीशन। एक और लिखो भैया, इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है, और B1/TF कभी 50 से ज्यादा ना हो जाए। ये दोनों कोडल प्रोविजंस मैंने आप लोगों को लिखवाई है और आप लोगों को ये याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, ठीक है। भैया रितु कुमारी कौन आ गई, टॉपर ऊपर कोई आई है क्या, रितु कुमारी NTPC टॉपर, जिसे चाहिए होंगे वो, अच्छा वो नोट्स के लिए 2016 वाले के चले, अरे रितु कुमारी हेल्प करना चाहती है, इसकी हेल्प ले लो, ठीक है। सेकेंडरी फिर से बता दूं, देखो सेकेंडरी में हम लोग 3 चीजें चेक करते हैं, वेब बकलिंग, फ्लेंज बकलिंग और वेब क्रिपलिंग, ठीक है। वेब फ्लेंज बकलिंग को पहले चेक करा। फ्लेंज बकलिंग का मतलब होता है लोड पड़ा और लोड को पड़ने के कारण आपका ये फ्लेंज बेंड हो गया।
तो इस चीज को बोला जाता है फ्लेंज बकलिंग। ठीक है, देखो फ्लेंज बकलिंग बीम दो टाइप के होते हैं, लेटरली सपोर्टेड और लेटरली अनसपोर्टेड। तो लेटरली सपोर्टेड मतलब आपने यहां पर इसको बांध रखा है, बोल्ट वोल्ट की हेल्प से बांध दिया। अनसपोर्टेड में कुछ नहीं हुआ। लटकी हुई लेंथ को मैंने कहा बी, अनसपोर्टेड में लटकी हुई लेंथ कौन सी, पूरी बी। और अनलटकी लेंथ को, जो सपोर्टेड लेंथ है वो स्टिफनर्स के बीच की लेंथ है, वो हुआ B1। दो क्राइटेरिया यस कोडल प्रोविजन में दे रखे हैं कि थिकनेस ऑफ द फ्लेंज निकालने का क्राइटेरिया ये रखा जाता है, B क्या है पता है, B1 क्या है पता है, वैल्यू याद रखना। ठीक है, चलो अभी क्या होता है मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा। अगला वेब बकलिंग। देखो वेब बकलिंग को समझ के चलना थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, जरा दिमाग खोल के सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। बात आती है यहां से वेब बकलिंग। वेब बकलिंग में क्या होता है, मैंने कहा आप लोगों को कि भैया एक आई सेक्शन है और इस आई सेक्शन पर आपने लोड डाल दिया। ठीक है, लोड डालने के कारण जब बहुत ज्यादा लोड होता है ना तो जनरली ये वाला जो वेब है ये बकल हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है। इसी चीज को बोला जाता है वेब बकलिंग। क्लियर हो रहा है? सबसे पहली बात, ये वेब बकलिंग आता क्यों है, ये वेब बकलिंग क्यों आता है? इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू shear फोर्स। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को लिखवाया कि इट इज एज्यूम्ड दैट वेब के अंदर सिर्फ shear जाता है और फ्लेंज के अंदर बेंडिंग। तो shear के कारण, अच्छा shear भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है टेंशन। तो यहां पर लिखूंगा नोट करके, वेब बकल्स ओनली ड्यू टू द डायगोनल कंप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इट ड्यू टू द डायगोनल कंप्रेशन इज नोन टू बी एज shear कंप्रेशन या फिर shear डायगोनल कंप्रेशन, कुछ भी कह लो। तो किस वजह से होता है? डायगोनल कंप्रेशन के कारण। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखोगे। मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बताना चाहता हूं। देखियो क्या होता है कि जब आप वेब बकलिंग को रोकना चाहते हो तो भैया यहां पर कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? देखो वेब बकलिंग को रोकने के लिए मैं यहां पर लेटरली सपोर्टेड की बात करना चाहूंगा। वेब बकलिंग को अगर आप रोकना चाहते हो तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया जरा समझ के चलना, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे। टू प्रिवेंट वेब बकलिंग, आपके पास एक आई सेक्शन है, ठीक है, और ये आई सेक्शन के ऊपर आपने कोई प्लेट अपनी दे रखी है, यहां पर भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होता है, सबसे पहली बात आपको ये डिजाइन करना है ताकि आपका वेब किसी भी हालत में बकल ना हो। तो हम यहां क्या करते हैं, जब ये सपोर्टेड है तो मैं कहूंगा कि यहां पर एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होने के चांस है जब ऊपर से एक लोड पड़ेगा। सपोज यहां से आप अपने बीम के ऊपर लोड दे दिया और यहां से ठीक ऊपर उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स पड़ने के चांस है। अभी इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको चीजें फॉलो करनी है। कैसे? मैंने यहां पर आप लोगों को कहा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेक्शन बनाया, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी है, ठीक है, इस प्लेट की थिकनेस T है, इसकी थिकनेस भी T है। मैंने यहां पर आप लोगों को कहा कि जनरली जो वेब बकल्स होता है, आई एम सेइंग दैट ये वेब बकल कैसे होगा। क्या ये वेब, जरा मेरी बातों को समझो, क्या ये वेब यहां से बकल होगा या फिर ये वेब ऐसे करके कुछ बकल होगा? आप खुद बताओ। अरे मैंने कहा सपोज दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकंड, तो मैंने एक चीज तो कही कि ये वेब जो है ना ये सेकंड क्राइटेरिया की तरह बकल होगा। क्यों? क्योंकि भैया दोनों तरफ से फिक्स है यार, फ्लेंज मूव थोड़ी करने दे रहा है। तो मैंने कहा कि ये जो बैक है दोनों तरफ से सेम बकल नहीं होगा, फिक्स है, ठीक है। तो फिक्स है तो यहां पर मैं कहूंगा सेकंड क्राइटेरिया फॉलो होगा। और यहां पर ये जो डेप्थ आई है
ये जो डेप्थ आई है, ये डेप्थ जनरली मैंने अपनी तरफ से h2 हाइट की मान ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इधर तक प्लेट से ऊपर की डेप्थ जो मैंने मानी है, ये मैंने माना h2। क्लियर है? अब जरा समझ के चलो। देखो होता क्या है, जब लोड पड़ता है तो लोड पड़ने के कारण इसका स्ट्रेस जो है, लोड का एक इफेक्ट जो है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा पूरी की पूरी। यहां से भी पूरा का पूरा इधर से रिएक्शन का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है। अभी इट इज एज्यूम्ड दैट, ये आईएस कोडल प्रोविजन कहता है, इट इज एज्यूम्ड दैट कि जो मेरा स्ट्रेस है, जो मेरा स्ट्रेस होता है, ये 45 डिग्री पर डिस्पर्स होता है। इट इज एज्यूम्ड दैट कि ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये 45 डिग्री पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप लोगों को कहा जाए कि इस पॉइंट पर जहां से बकलिंग स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट पर टोटल आपका शियर फोर्स कितना है वो निकाल कर दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? मैं जानता हूं एक ही चीज से कि इस पॉइंट पर अगर मेरे को शियर फोर्स निकालना हुआ, किस पॉइंट पर? जहां से मेरा बकलिंग स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर। यहां पर मेरा एक लोड रखा था, कौन सा लोड? कंसंट्रेटेड लोड। इस कंसंट्रेटेड लोड का इफेक्ट कुछ ऐसा फैलता नजर आया। अगर मेरे को इस पॉइंट पर जहां से बकलिंग स्टार्ट हो रही है, उस पॉइंट से मेरे को टोटल शियर फोर्स बताना है, तो इसका फॉर्मूला मैं जानता हूं, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। छोटा सा फॉर्मूला है। अरे अब समझ के चलो, शियर स्ट्रेस आप लोग कैसे निकालते हो? एक बात आपको याद रखनी है, इन आईएस कोडल प्रोविजन, इन आईएस कोडल प्रोविजन, सिग्मा AC या फिर सिग्मा S is calculated with the help of slenderness ratio. सिग्मा S is calculated with the help of slenderness ratio। एक टेबल है आईएस कोड के अंदर जिसमें स्लेंडरनेस रेशियो गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो शियर स्ट्रेस लगेगा सेक्शन पर वो गिवन है। तो यहां पर आपको स्लेंडरनेस रेशियो निकालनी आनी चाहिए। मैं निकालना नहीं बता रहा, मैं जस्ट एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो याद रख लेना आप लोग कि स्लेंडरनेस रेशियो कैसे निकाली जाती है। उसका फॉर्मूला होता है √3d1/tw। दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द वेब। यहां से स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द वेब कैसे निकाली जाती है? √3d1/tw। ये d1 क्या है जरा ध्यान देंगे यहां पर प्यारे दोस्तों। जिस लेंथ से मेरा वेब बकल हो रहा है, जिस लेंथ से मेरा वेब बकल हो रहा है उसको बोला गया d1। डेप्थ या फिर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द वेब, जहां पर बकलिंग हो रही है वो कहलाता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द वेब। ठीक है, d1/tw पता ही है। tw क्या है? थिकनेस ऑफ द वेब। और d1 क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द वेब। अब जरा समझ के देखो यार, अगर आप टोटल सिग्मा AC इसकी हेल्प से निकाल लेते हो तो आराम से सिग्मा S पता लग गया, शियर स्ट्रेस पता लग गया आप लोगों को। अभी शियर स्ट्रेस आपने निकाला और एरिया निकालना आपको जरूरी है। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया निकालने के लिए आपको ये विड्थ पता होनी चाहिए, ये वाली। सपोज मैंने कहा कि इसकी विड्थ जो है वो A है, इसकी विड्थ A है और एंगल मुझे पता है 45 डिग्री है। तो यहां से मैं एरिया कैसे निकाल सकता हूं? सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, समझने की कोशिश करो आप लोग।